मेरी कहानी बड़ी दिलचस्प है, आप लोग एक बार ज़रूर सुनना। हम गांव के रहने वाले थे और उस गांव में एक चौधरी था जिसकी ज़मीन पर ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी करके अपना गुजारा किया करते थे। उसी में मेरी भी गिनती था। मेरे पास अपना कोई खेत नहीं था। मैं चौधरी की ज़मीन पर खेती करने को मजबूर था। मैं अपनी गरीबी से बहुत परेशान था, इसीलिए मैं कुछ और सोचा। मुझे पता था इस तरह से कब तक पेट पालूंगा। मैंने शहर जाने का इरादा बना लिया था। एक दिन अपना सामान पैक किया और निकल पड़ा अपनी नई मंजिल की ओर। पहली बात तो यह थी कि इस शहर में मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं था। मेरी पत्नी का मामा रहते थे, लेकिन मैं उनसे कांटेक्ट नहीं करना चाहता था। मैं नौकरी की तलाश में दर दर भटकने लगा, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली। एक तो गांव से छुपते छुपाते आया था, क्योंकि गांव का चौधरी ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी ज़मीन पर काम करने वाले लोग उसे छोड़कर कहीं और जाएं। मैं बिल्डिंगों में जाकर काम मांगने लगा, लेकिन लोग महंगाई का रोना शुरू कर देते। अब मैंने सोच लिया कि मैं अपने गांव वापस चला जाऊंगा। जिस दिन मैं जाने के लिए निकला, उसी दिन मुझे ईंट ढोने का काम मिल गया। मैं इस काम से बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब मुझे गांव जाकर चौधरी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। कुछ दिन काम करने के बाद मैं इस काम से तंग आ गया था, क्योंकि इसमें बहुत कम मजदूरी मिलती थी। बड़ी मुश्किल से मेरा गुजारा हो पाता था। अब मैं ज़्यादा पैसे कमाने का जरिया ढूंढने लगा। एक दिन मेरी मुलाकात विक्रम नाम के आदमी से हुई। काम के सिलसिले में हम मिलते थे। हमारी दोस्ती भी हो गई और मैं उसके घर भी जाने लगा। विक्रम भी ठेकेदारी का काम करता था। उसका काम भी ज़्यादा नहीं चलता था। जिस हिसाब से उसके ठाट बाट थे, लगता था कि बहुत पैसे वाला है, इतना अमीर इंसान है। लेकिन उसके पास ये पैसे कहाँ से आते थे? उसके ऐशो आराम देखकर मुझे हैरत होती थी। मैं ये चाहता था कि वो भी मुझे अपने कारोबार में शामिल कर ले, ताकि मैं भी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकूं। लेकिन अभी तक उसने अपने बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बताया, सिवाय इसके कि वो एक ठेकेदार है। मैंने यह बात नोट किया था कि उसका मन ठेकेदारी के काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, आखिर उसके पास इतनी दौलत का क्या राज था? फिर उसने मुझे ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने मुझे बताया कि लड़कियों को नौकरी दिलवाने के बहाने उन्हें कोठे पर ले जाकर बेच देता हूँ। विक्रम की बात सुनकर मेरे पसीने छूटने लगे और उसके पैसे मिलते हैं उसे। मैं सोचने लगा कि इस काम में इस कदर पैसा है कि वो अपनी ज़िंदगी इतने ऐशो आराम से गुजारता है। उसने मुझे भी अपने साथ काम करने का ऑफ़र दिया। अभी तो मैं इस बात से हिला हुआ हूँ कि इतना गंदा काम करता है, ऊपर से ये गैर कानूनी भी है। उसने मुझे कहा, तुम्हारे फैसले का इंतज़ार करूँगा। मैं घर चला आया और अब मैं अपनी गरीबी के बारे में सोचने लगा कि किस कदर मैं अपना गुजारा कर रहा हूँ और घर पर मेरे बीवी बच्चे पैसे भेजने का इंतज़ार करते हैं। यह सोचते सोचते पूरी रात गुजर गई। अगले दिन मैं काम पर रवाना हुआ तो रास्ते में मुझे विक्रम मिला। उसने मुझसे मेरे फैसले के बारे में पूछा तो मैंने बिना सोचे समझे उससे हाँ कह दिया। वह मेरे फैसले से बहुत खुश हुआ और एक दिन हम कोठे पर चले गए। वहाँ बहुत सन्नाटा था। रात भर जागे लोग दिन में अपनी नींद पूरी कर रहे थे। विक्रम ने मुझे कोठे की मालकिन के पास ले गया, जो लड़कियाँ खरीदने का काम किया करती थी। उस औरत ने विक्रम से पूछा कि क्या ये काम कर पाएगा, तो विक्रम ने तुरंत हाँ कह दिया। उसने उस औरत को विश्वास दिलाया कि यह आदमी मेरे साथ ही काम करेगा। वह औरत मुझे ऊपर से नीचे देखती जा रही थी। फिर उस औरत ने कहा, फ़िलहाल मुझे लड़कियों की ज़रूरत है, तो मेरे लिए लड़कियों का इंतज़ाम कर दो। मैं वहाँ से उठकर विक्रम के साथ उसके घर आ गया। तब उसने मुझे कहा कि मैं गांव जाऊं और लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर यहाँ लेकर आऊँ। विक्रम भी ऐसे ही काम किया करता था। उसने मुझे कहा कि शहर के पास ही एक गांव है, तुम वहां जाओ और लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर यहाँ ले आओ। उसने मुझे गांव का पता भी दिया और मैं चल पड़ा। विक्रम यह काम अकेले नहीं किया करता था, बल्कि उसका एक बहुत बड़ा गिरोह था। जब मैं गांव गया तो मैंने कई आदमी को देखा जो विक्रम के ही भेजे हुए थे और वह बड़े अच्छे अंदाज में यह काम कर रहे थे। मेरा ठेकेदार मुझे छुट्टी नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी। मैं अब बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा था। मेरी आत्मा मुझे कचोट रही थी। गांव में पहुंचा तो शाम हो चुकी थी।
मैं बस से उतरा, मेरे पैर आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। मुझे ये काम करने में कोई खुशी नहीं हो रही थी। मुझे पैसे तो कमाने थे, लेकिन इस तरह से नहीं। मैं ज़बरदस्ती अपने आप को गांव में ले जा रहा था कि सामने से एक टांगे वाला आता दिखाई दिया। मैंने उसे रुकवा लिया और खामोशी से किराया तय कर कर बैठ गया था। मैं रास्ते भर खामोश रहा। टांगे वाले ने खुद ही अपनी गरीबी की दास्तां सुनाना शुरू किया। मैं भी तो अपनी गरीबी से जूझते हुए यहाँ तक पहुँचा था। मेरी टांगे वाले से अच्छी जान पहचान हो गई थी। उसने मुझे अपना मेहमान बनाने का ऑफ़र दिया, क्योंकि शहर से आने वाले लोगों को सहारा चाहिए होता था और बाद में वो लोग जाते वक्त उन्हें पैसे भी देते हैं। इसीलिए वह मेरे साथ अच्छे से पेश आ रहा था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। कुछ देर बाद टांगे वाला बोला कि शहर से लोग आए हैं जो लड़कियों को शहर ले जाकर उन्हें नौकरी दे रहे हैं। ये सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। फिर उसने बताया कि उसकी बेटी भी एप्लीकेशन जमा कराई है। वह 10वीं क्लास तक पढ़ी है। यह बताते हुए उसे अपनी बेटी पर गौरव महसूस हो रहा था और मुझे शर्म आ रही थी। मैं उससे नज़रें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि अब तक मैं ये जान ही गया था कि नौकरी का झांसा देकर वो लोग, जिसे गांव वाले अच्छा इंसान समझते हैं, वो लोग इन्हें ले जाकर कोठे पर भेज देते हैं। उन लड़कियों की पूरी ज़िंदगी नरक बना देते हैं। लड़कियां जो अपने भविष्य के सपने देख रही हैं, उन्हें ये विक्रम जैसे लोग ख़त्म कर देते हैं। और अब मैं भी इसी रास्ते पे चल पड़ा था। टांगे वाले की बात सुनकर मेरा मन हुआ कि मैं उसे मना कर दूं कि वह अपनी बेटी को शहर ना भेजे, वरना कभी वापस नहीं आ पाएगी। लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया और उसका धन्यवाद करके आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद विक्रम के गिरोह के आदमी मिल गए। उन्होंने मुझे आगे का काम समझा दिया। कुछ दिन तक हम अपना काम करते रहे, मगर औरतों को गांव से शहर ले जाना आसान काम नहीं था। कुछ दिन की मेहनत के बाद मैं गांव से शहर जा रहा था और मेरे साथ 4 लड़कियां थी। वो भी बड़ी मुश्किल से तैयार हुई थी। वो सब लड़कियां नौकरी के इरादे से मेरे साथ जा रही थी। पहली बार शहर जाने से वो सभी घबराई हुई थी। मैं शहर पहुंचकर विक्रम को कॉल किया और उसने मुझे उन लड़कियों को कोठे पर ले जाने को कहा। मेरा दिल बैठा जा रहा था कि कैसे इन बेचारी लड़कियों को मैं नरक में ले जा रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रहा हूँ। मुझे सब समझ थी, लेकिन पैसे की चमक और मेरी गरीबी ने मेरे चेहरे पर एक पर्दा डाल दिया था। मैं सही गलत भूल कर उन लड़कियों को लेकर जा रहा था। मैंने उन लड़कियों को बताया कि हम नौकरी वाली जगह पर जा रहे हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश थी, लेकिन आने वाले तूफान से बेखबर थी। उन 4 लड़कियों में एक लड़की टांगे वाली की बेटी भी थी। मैं उन्हें लेकर कोठे पर पहुंचा तो रात का समय हो गया था, लेकिन कोठे पर रात में भी दिन नजर आ रहा था। कोठे पर पहुंचकर सभी लड़कियां एक दूसरे को देख रही थी, लेकिन कुछ नहीं बोल रही थी। कोठे को चारों तरफ देखती जा रही थी। वहां सभी ग्राहकों की नज़र उन लड़कियों पर पड़ी। वो उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। विक्रम भी वहीं मौजूद था। कोठे की मालकिन के पास बैठा था। उन लड़कियों को देखकर मालकिन खुश हो गई और मुझे शाबाशी देने लगी। वो 4 लड़कियां घबरा घबरा कर एक दूसरे को देख रही थी। वो अब समझ चुकी थी कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उन्हें ये पता हो गया था कि नौकरी का झांसा देकर उन्हें यहाँ कोठे पर बेच दिया गया है। मालकिन ने मुझे नोटों की गड्डियाँ दी और मैं उन्हें लेकर जा रहा था कि पीछे से उन लड़कियों की चीख पुकार सुनाई पड़ रही थी, लेकिन मेरी आंखों पर नोटों की चमक की पट्टी बन चुकी थी। इन पैसों ने मेरे ज़मीर को मार दिया था। मैं उनकी चीख पुकार की परवाह किए बगैर आगे निकल चुका था। अब मैं धीरे धीरे इस काम में माहिर हो गया था। अब गांव से लड़कियों और औरतों को लेकर आता और उन्हें कोठे पर बेच देता। मालकिन मेरे इस काम से बहुत खुश होती। मैं हर बार अच्छा माल लेकर आता और मालकिन मुझे हरे नोटों की गड्डियाँ देती। मैं उन पैसों को अपनी बीवी के पास भेज देता। उन लड़कियों की चीख पुकार मुझ पर कोई असर नहीं डालती थी। मेरे अंदर सारे एहसास और जज्बात मर चुके थे। मुझे अब सिर्फ पैसों से मतलब था। यह काम करते हुए मुझे काफ़ी समय गुजर चुका था। मैं अपने घर नहीं गया था। मैंने विक्रम से कहा कि मुझे अपने घर जाना है। विक्रम ने मुझे इजाज़त दे दी। उसने मुझे ये कहा कि अपने गाँव में शिकार ढूंढते रहना। मैंने शैतानियत से सर हिला दिया था। बहुत सालों बाद मैं अपने गांव जा रहा था। वैसे तो मैं हर महीने पैसे भेजता था, लेकिन अब ठाट बाट से गांव जा रहा था। जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा, मेरे बीवी बच्चों ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। मेरे बच्चे अब बड़े हो गए थे। मेरे घर के हालात भी पहले से काफ़ी सुधर गए थे। मेरे घर में महंगे महंगे सामान थे। मेरे घर की काया ही पलट चुकी थी। जब मैं गांव में था तो खाने के भी लाले पड़े थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया था और ये सब इन पैसों की बदौलत हुआ था जो मैं शहर जाकर भेजता था। मेरा बेटा भी अब जवान हो रहा था। उसने मुझे कहा कि मैं भी आपके साथ शहर जाऊंगा और पैसे कमाऊंगा। मैंने उसे डांट कर चुप करा दिया। फिर मेरी नज़र मेरी पत्नी की बहन पर पड़ी।
वो बचपन से ही हमारे साथ ही रह रही थी, क्योंकि मेरी बीवी के माँ बाप अब इस दुनिया में बहुत पहले ही चले गए थे। तब से मेरी शाली हमारे साथ ही रहने लगी थी। लेकिन अब वो जवान हो गई थी, लेकिन वो दिमागी रूप से कमज़ोर थी। उसके अंदर बचपना भरा था। कुछ दिन गांव में रहा। अब मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो रहे थे। वो कहते हैं ना, हराम के पैसों से कभी बरकत नहीं होती। मेरे साथ भी यही हो रहा था। अब मुझे नया शिकार ढूंढना था। सबसे आसान शिकार मुझे मेरी साली ही नज़र आई। मेरे शैतान दिमाग में ये आने लगा, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी। उसे जो भी देखता पागल हो जाता। बहुत सालों से वो मुझ पर बोझ बनी हुई थी। पहले ही क्या कम खर्च थे जो इसने और बढ़ा रखे थे। मैंने ये सोच लिया, और मेरी पत्नी को शीशे में उतारना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो बहुत सिंपल आम सी लड़की थी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती थी। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारी बहन का दिमागी इलाज शहर में हो जाएगा। वहाँ बड़े काबिल डॉक्टर हैं जो इस तरह के लोगों का इलाज करते हैं। और मैंने ये भी झूठ बोला कि कई लोगों को अस्पताल से ठीक होकर घर आते देखा है। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी सोच में पड़ गई, क्योंकि वो अक्सर अपनी बहन को लेकर परेशान रहती थी। उसका क्या होगा? अब वो जवान हो गई थी, लेकिन उसकी दिमागी कमजोरी की वजह से उसका कोई रिश्ता भी नहीं आता था। मैंने अपनी पत्नी को और शीशे में उतारना शुरू किया। मैंने कहा कि शहर में घूमेगी फिरेगी तो उसकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। मेरी बात पर भरोसा करके मेरी पत्नी ने अपनी बहन को मेरे साथ भेजने को तैयार हो गई थी। यह काम इतना आसान होगा यह मैंने सोचा नहीं था। कुछ ही दिन में मैं अपनी शाली को लेकर रवाना हो गया। अपनी बहन को दूर जाता देख मेरी पत्नी फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसने अपनी बहन को अपने बच्चों की तरह ही पाला था। उसकी हर ज़रूरत को पूरा करती थी। लेकिन अब मेरी पत्नी ये नहीं जानती थी कि मैं उसे शहर ठीक करने नहीं बल्कि उसे बेचने ले जा रहा हूँ। अगर उसे इस बात की जरा भी भनक लग जाती तो वो मुझे पुलिस के हवाले कर देती। मैं अपनी साली को लेकर बस में सवार हो गया। रास्ते भर वो खेत खलिहान देखकर बहुत खुश हो रही थी और मुझसे बहुत सवाल कर रही थी, लेकिन मैं उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। उल्टा उसके सवाल मेरा दिमाग ख़राब कर रहे थे। मैं यही सोच रहा था कि जल्दी से इस मुसीबत से छुटकारा मिले। शहर पहुंचते हमें शाम हो गई थी। मैं चाहता था मेरी शाली हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाए। मैं अपनी साली को लेकर विक्रम के घर की तरफ बढ़ गया। उसने मुझे देखा और साथ में एक लड़की, तो उसे लगा कि मैं किसी लड़की को नौकरी का झांसा देकर लाया हूँ। लेकिन जब मैंने उसे ये बताया कि ये मेरी साली है और मैं इसे बेचने लाया हूँ, तो वो मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। मैंने उसे ये भी बताया कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो उसने मुझे ये काम करने से मना किया। लेकिन विक्रम के हाथ पैर जोड़े तब वो मान गया। फिर मैं और विक्रम उसे लेकर कोठे पर पहुँचे। मालकिन साली को देखकर मनमुग्ध हो गई, लेकिन जब मैंने उसे इसकी मेडिकल कंडीशन बताया तो वो इसे लेने से मना कर दी। मैंने बहुत उसे मनाया, फिर वो मान गई। मालकिन ने कहा कि अभी वो कुछ दिन इसे रखेगी, उसके बाद ही पैसे देगी। मैंने हाँ कह दिया। मैं उसे छोड़कर आने लगा तो वो भी मेरे साथ आने की जिद करने लगी। फिर बाद में तेज़ आवाज़ में रोने लगी, लेकिन मैं उसकी परवाह किए बिना ही विक्रम के घर चला आया। अब मैं ये सोच रहा था कि एक काम और करना है। मुझे अपनी पत्नी को ये बताना है कि उसकी बहन खो गई है। अगली सुबह हुई तो मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन किया और उसे कहा कि जब हम बस स्टैंड पर उतरे तो वो पीछे से कहीं चली गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। मैं अभी भी उसे ढूंढ रहा हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरे बच्चे भी अपनी मौसी के लिए रो रहे थे। पूरा घर पागल हो रहा था। ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी कि एक लड़की शहर में गुम हो गई। मैंने अपनी पत्नी से वादा किया कि मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। मैं अब आराम से लेट गया, लेकिन हर घंटे मेरी पत्नी का फ़ोन आता। मैं ये बताते बताते थक चुका था कि उसे अभी ढूंढ रहा हूँ। मेरी पत्नी अपनी बहन के लिए पागल हो रही थी। मैंने एक रास्ता निकाला कि अब फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। उसके सवालों से फुर्सत मिल गया। कुछ दिन मैंने इंतज़ार किया कि मालकिन का फ़ोन आएगा कि आकर पैसे ले जाओ, लेकिन 2 दिन के बाद मैं खुद विक्रम के साथ कोठे पर चला गया और वहाँ सब मुझे घूर रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था। तभी मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई जब मैंने अपने बड़े बेटे को सामने देखा और सोफे पर मेरी पत्नी बैठी थी। चारों तरफ पुलिस घूम रही थी और मुजरिमों को पकड़ कर ले जा रही थी। उस मालकिन का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। शायद वो भी पुलिस के हाथ आ गई थी। मेरी पत्नी और बच्चे मुझे नफ़रत से देख रहे थे और ये सब हो पाया मेरी पत्नी के मामा की वजह से, जो कि एक वकील हैं। जब मैंने फ़ोन पर बताया था, मेरी पत्नी ने अपने मामा को ये बात बता दी थी।
और उन्होंने ही मेरी पत्नी को यहाँ बुला दिया था। 2 दिन से मैंने अपनी पत्नी का फ़ोन नहीं उठाया था। अगर मैं उनसे बात कर लेता तो मुझे आज शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। मेरी साली भी अपनी बहन के साथ ही बैठी थी और मुझे गुस्से से देख रही थी। मैं एक मुजरिम बनकर वहाँ खड़ा था और मेरी बीवी और बच्चे मुझे लाल लाल आंखों से देख रहे थे। मेरा मन यही हुआ कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मेरी साली चिल्ला चिल्ला कर सबको ये बता रही थी कि मैंने ही उसे यहाँ लाकर छोड़ा था। मेरी पत्नी के मामा ने मुझे एक जोर का थप्पड़ मारा। कोठे की मालकिन ने पुलिस को पहले ही सब कुछ बता चुकी थी। मेरे करतूत सबको पता चल चुके थे। मैं अपनी साली के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा, लेकिन वो डर कर अपनी बहन के पीछे छुप गई। मेरी पत्नी ने मुझे धक्का दे दिया और पुलिस मुझे पकड़ कर ले जा रही थी। मेरी चीख पुकार का किसी पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, जैसे मेरे ऊपर भी किसी लड़की की चीख पुकार का असर नहीं था। इतिहास दोहरा रहा था, मेरे साथ वही हो रहा था। बहुत दिन जेल में रहने के बाद मैं छूट गया। मुझ में अपने घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं जैसे ही घर पहुंचा, कोई मुझसे बात करना तो दूर, मेरी शक्ल तक देखने को तैयार नहीं था। इसीलिए मैं शहर चला गया और मेरे लिए ये सज़ा भी कम होगी, क्योंकि मैंने बहुत जुर्म किए हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।